हमने स्टार्ट कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फाइनल ईयर की। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा पहला चैप्टर है और ज़्यादातर 2-3 वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हमारा छोटा छोटा चैप्टर है और एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। सो डोंट वरी, ध्यान से देखिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। डोंट वरी, जब तक मैं इधर हूं तब तक आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो ना समझ में आए। जहां तक मैं कोशिश कर सकता हूं वहां तक मैं कोशिश करूंगा। और ये भी आप लोग याद रखिए, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग पढ़ाने के लिए, उससे कहीं अधिक आपको मेहनत करनी है, क्योंकि पढ़ना आपको है, बढ़ना आपको है। रास्ता मैं दिखाऊंगा लेकिन चलना आपको, इसलिए हमेशा मोटिवेट रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। हालांकि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें इससे जस्ट डिफरेंट है। मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां से कंपेयर मत करना, इसमें और उसमें अंतर है। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग पढ़ोगे, हालांकि कई चीजें मिलती हैं बट उसमें अलग, वो फिजिकल मतलब फिजिक्स के टॉपिक का दिखाएगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताता है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले जान लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी आया क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी के आने की। आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ये तो हम आगे जानेंगे, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी आया क्यों। जैसे कोई थ्योरी आती है, अगर कोई थ्योरी लॉन्च हो रही है, कोई थ्योरी आ रही है, किसी के साइंटिस्ट द्वारा खोजी जा रही है, तो क्यों खोजी जा रही है, कुछ रीजन रहा होगा। कुछ रीजन रहा होगा, तो वो था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आया। लेकिन अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आया था तब हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, कुछ तो नियम रहा होगा आइडेंटिफाई करने का। जी बिल्कुल था, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल मेथड या फिर क्लासिकल टेक्निक आप बोल सकते हो। तो कुछ न कुछ मेथड रहा होगा जिससे हम बोल देंगे क्लासिकल टेक्निक। उस टेक्निक के द्वारा हम लोग पहले जानते थे, जो कि काफी ज्यादा टफ भी था, एक प्रकार से लेंदी टॉपिक होता था, वो बहुत ज्यादा प्रोसेस करने होते थे। बट स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, इसलिए आया। तो इसके दो मेथड थे, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दो मेथड यूज कर देते हैं। पहले जो था वो हमारा था क्लासिकल मेथड या फिर क्लासिकल टेक्निक बोल सकते हैं आप, क्लासिकल टेक्निक। लेकिन अब जो आया वो हमारा मॉडर्न टेक्निक या फिर मेथड। ठीक, मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न मेथड। ठीक, तो क्लासिकल मेथड में देखेंगे क्या है। क्लासिकल मेथड में क्या है, क्लासिकल मेथड में सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए क्लासिकल मेथड से आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। तो उसको करने से पहले उसके स्टेप होते थे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आपको करना पड़ता था क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। अब कोई भी बालक इसमें ऐसा नहीं पूछेगा कि सर इसको भी बता दो क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट होता क्या है, क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना, वो पहला मेथड था। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हम करते क्या क्या थे, अब उससे हमको क्या मतलब। हम तो पढ़ रहे हैं अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा मॉडर्न मेथड में आएगा। हम क्यों अपना दिमाग उसमें लगाएं, हमको उसको पढ़ना ही नहीं, सिर्फ जान लो कि क्यों आखिर ये आया, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों आया, मतलब कौन कौन सी थ्योरी हमारी फेल हो गई थी जिसके कारण हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी आया। सबसे पहले हम मतलब ये क्लासिकल मेथड में क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते थे। दूसरी चीज हम क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते थे, मतलब जब हम क्वालिटेटिव किसी भी एलिमेंट का क्वालिटी हमें पता चलता था, उसके बाद हम क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते थे। क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते थे। अब इसका मतलब समझिएगा,
इस टेस्ट में हम पता लगा पाते थे कि वो जो एलिमेंट है वो उस सॉल्यूशन में कितने परसेंट है, उसका परसेंटेज रेशियो निकलता था, उसका रेशियो निकलता था। जैसे मान लो आप NaCl का कोई सॉल्यूशन लेते हो, क्या पूरा उसमें NaCl ही है? नहीं है, NaCl ही नहीं हो, तो वो NaCl पूरे सॉल्यूशन का कितना परसेंट है वो हमें मालूम चलता था, तो वो हम क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते थे। फिर इसके पश्चात इससे हमें मिलता था एम्पिरिकल फार्मूला इसके पश्चात, और एम्पिरिकल फार्मूला की सहायता से ये मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास। आफ्टर इट हम क्या करते थे, जब मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम हो जाता था, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते थे। देख पा रहे हो ना कितना लेंथी टॉपिक है ये। सबसे पहले तो आपको करना क्या होता था, क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट, आखिर वो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया तो उसमें कितने कितने परसेंटेज कौन कौन से हैं, वो हमारा क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट होता था। फिर आफ्टर इट क्वांटिटेटिव से आपको क्या मिलता था, कितने परसेंटेज है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, मान लो बेंजीन दे दिया गया, उसमें कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना है, ये सब कितने मिले, तो ये सब हम पहले टेस्ट करते थे। उसके पश्चात हमें मिलता था एम्पिरिकल फार्मूला से हम क्या निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, जो कि सभी कंपाउंड के निकालना बहुत ज्यादा लेंथी होता था, मॉलिक्यूलर मास। फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालते थे, अगर मॉलिक्यूलर मास भी निकल गया तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके साथ से निकालते थे। बहुत लेंथी टॉपिक था ये, बहुत लेंथी टॉपिक था, जो कि काफी लोगों को हार्ड लगता था, और हार्ड है ही तो हार्ड लगेगा। तो उसके पश्चात साइंटिस्ट ने खोजा कि कुछ ऐसी ट्रिक हो ताकि डायरेक्ट हमारा निकल जाए, कोई ऐसी ट्रिक हो ताकि डायरेक्ट निकल जाए और अच्छा भी हो, सिंपल हो। तो वो आया हमारा मॉडर्न मेथड। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा इसकी सहायता से हम डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर है क्या, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बारे में। ठीक, और ये जो होता है इन दिस मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से हम क्या करते थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी जानते थे, मतलब हम आइडेंटिफाई करते थे। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसमें क्या होता था, क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट, क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, फिर मोलर मास, फिर उसके पश्चात हमारा क्या निकलता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तब हम आइडेंटिफाई कर पाते थे। बट इसमें क्या करेंगे हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसकी सहायता से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से आइडेंटिफाई करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दूसरा नाम आप बोल सकते हो लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका दूसरा नाम आप लाइट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला क्या, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल दोनों ही होती हैं। आप जैसे पढ़े हो, क्लास 12th में भी पढ़ के आए हो, खूब बढ़िया से पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। वहां पर क्या होता था, पहले तो हमें मालूम था कि इलेक्ट्रिकल चीजें अलग हैं, मैग्नेटिकल चीजें अलग हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि आखिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल एक दूसरे के कुछ रिलेटेड है, बट बाद में ये मालूम चला कि ये रिलेटेड हैं। मालूम कैसे चला उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको बता दें, जैसे वायर हुआ करता था, कोई भी एक मान लीजिए कंडक्टिंग वायर लेते थे, तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए था। जबकि हम कोई अगर जो आप देखते हो कंपास सुई जिसे आप बोलते हो कंपास, उसको अगर हम किसी मैग्नेट के साथ ले जाते हैं, मैग्नेट के संपर्क में ले जाते हैं, तो वो घूम जाती है, होती है कि नहीं। तो मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता था। बट अगर उस वायर में जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं उधर भी ले जाते थे तो उधर भी घूम जाता था। इसका यह मतलब निकला कि उसमें इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैग्नेटिकल फील्ड भी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है।
मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी भी है। और अगर कोई वायर था, कंडक्टिंग वायर, उसके पास से कोई मैग्नेट बहुत तेजी से गुजारा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता था वायर में। तो यहां से मालूम चला कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इसमें दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल। और ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन, इसका दूसरा नाम लाइट। अगर पूछा जाए कभी भी कि ये कितनी स्पीड से मूव करता है, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर जाती है 1 सेकंड में, सोच लो। ये रहा हमारा कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर होता क्या है। ये चीजें आपको समझ में आई कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्लासिकल मेथड यूज करते थे पहले, अब यूज करने लगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या होता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, सब लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे, नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। सो चलिए हेडिंग लगा लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम समझे कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। बोलो सबको क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये बात समझिएगा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या है एक्चुअली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरप्रिटेशन देखते हैं विद द मैटर, मैटर के साथ, और इंटरेक्शन देखते हैं। लिख लीजिए पहले, तब समझ में आएगा। पहले लिख लीजिए, सब लोग लिखेंगे। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी स्टडी about the interaction या फिर आप लिख सकते हैं इधर इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम ऑलवेज शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ईएमआर। जहां भी ईएमआर लिखें वहां पर आप तुरंत समझ जाइएगा यहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, रेडिएशन विथ मैटर। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे, मतलब साफ है। हम अगर बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ध्यान से समझिएगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या हुआ मैटर के साथ, इसको आप समझिएगा। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, आप यहां खड़े हो, कोई अदर पर्सन है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको जानने के लिए आप उससे डायरेक्टली अगर नहीं पूछ पा रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी तीसरे बंदे को भेजोगे उसके पास। मान लो कोई आपका दोस्त है तो उससे कहोगे जाओ उसका हाल चाल ले लो, मतलब पूछ लो क्या कैसा है कैसा नहीं है, वो क्या सोच रहा है। तो वो अगर जाता है, जैसे मान लो अगर वो गुस्सा है, जिसके पास आप भेजो अगर वो गुस्सा है, आप अपने दोस्त को उसके पास भेज रहे हो, तो वो जब आएगा तो आपको क्या बताएगा कि वो हंस रहा है? नहीं बताएगा ना, वो तो बताएगा कि वो गुस्सा है, अगर वो हंस रहा होता तो वो बताता हंस रहा है। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किसी मैटर से होकर गुजारते हैं, तो जो चीजें हमें मिलती हैं, जो कंडीशंस हमें मिलती हैं, उसकी सहायता से हम किसके बारे में बात कर पाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। बात समझ में आई? अब समझिएगा, यहां पर मान लो ये कोई मैटर है, इधर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं।
कोई ये मैटर है। मैटर मतलब समझ पा रहे हो, पीस ऑफ मेटल बोल सकते हो, मेटल का कोई टुकड़ा, पीस ऑफ मेटल। ऐसा मत सोच लो अरे बाप रे मैटर आखिर है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई है पीस ऑफ मेटल, ये कोई पीस ऑफ मेटल है, ठीक। ये ठीक। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गुजारते हैं, क्या गुजारेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इसमें क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा या फिर इंटरेक्शन होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। अगर कोई मेटल पीस है उसमें से हम लाइट को गुजार रहे हैं, अगर उसमें तो पहले तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें कंडीशंस क्या क्या होंगी इसमें, इस पे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट गई इस पे, प्रकाश गया इस पे। हालांकि आप अभी देखोगे इसमें कई प्रकाश होते हैं, गामा रे, एक्स रे, यूवी, हमारा विजिबल, ठीक, रेडियो एक्टिव, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको दिखते हैं विजिबल, इसलिए हम समझते हैं जो विजिबल लाइट है वही लाइट है, बट ऐसा नहीं है, सभी हमारे लाइट हैं, बट जो हमें दिखते हैं वो हम जानते हैं ना, बात यही है ना, जो हमें दिखते हैं वो हम जानते हैं। अगर जो हमें दिख रही है, एक्सरे को आप कभी देखे हो, नहीं देखे हो, अरे मैं उस एक्सरे की बात नहीं कर रहा जो फिल्म बन के आती है, तो फिल्म है, इमेज है, उसे एक्सरे नहीं बोलते। एक्सरे मतलब जो उस मशीन से एक्सरे निकल रही है, दैट्स कॉल्ड एक्सरे, ठीक, उसकी मैं बात कर रहा हूं। दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आप एलईडी जलाते हो दिखाई देती, कारण क्या है, विजिबल लाइट होती है ये। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके गुजारे, मतलब अगर हम प्रकाश को इससे डाले, किसी भी मैटर से होकर गुजरेगा, किसी भी पीस ऑफ मेटल से होकर गुजरेगा, मान लो ये पीस ऑफ मेटल, इस पे प्रकाश पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा कि नहीं करेगा। मान लो अगर ये ब्लैक कलर का होता तो ज्यादा अवशोषित कर लेता। तो यहां पर पहली चीज क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन बताओ होगा कि नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर यहां पर अगर प्रकाश डाला जा रहा है तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, बाकी रिफ्लेक्ट भी करेगा। जैसे मेटल पीस हुआ, यहां पर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ न कुछ भाग एब्जॉर्ब करेगा और बाकी रिफ्लेक्ट भी तो करता है। अगर आप पूरे इस घर में, मान लो ये कोई रूम है, इसमें अगर आप लाइट जला रहे हो तो क्या आप सीधे ही लाइट जाती है, नहीं, चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर फैलती कि नहीं, जहां से टकराती, मान लो टार्च जलाओ, सीधा गया, सीधा ही दिखना चाहिए था, पूरे रूम में प्रकाश हो जाता है। कारण क्या है कि जिधर आप टार्च जलाते हो, जिधर आप टार्च जलाते हो उधर ही क्या होता है, प्रकाश, बट उससे रिफ्लेक्ट होती है प्रकाश, तब जाकर पूरे रूम में चारों तरफ दिखता है। अब ऐसा तो है नहीं कि धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होगा, उसकी चाल बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको समझ नहीं आने वाला। तो इधर क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी तो होगा, रिफ्लेक्शन, बात समझ में आ रही कि नहीं। और क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन के अलावा हमारा इमिशन भी तो होगा, इमिशन, अरे लाइट पड़ेगी किसी मेटल शीट पे, इमिट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इमिशन भी होगा। और क्या होने वाला है हमारा, ट्रांसमिशन भी होगा, ट्रांसमिशन, अभी हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी। ट्रांसमिशन, किसी भी लाइट को अगर मान लो मेटल शीट से होकर गुजारते हैं तो उसका ट्रांसमिशन तो होगा ही, और क्या पॉसिबल है, स्कैटरिंग भी पॉसिबल है, स्कैटरिंग, उससे होकर गुजरेगी और फैल जाएगी, लाइट गुजरी फैल गई, वो स्कैटरिंग। मतलब ये 5 चीजें पॉसिबल हैं, ये 5 चीजें पॉसिबल है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी पीस ऑफ मेटल का या किसी मैटर के साथ गुजारते हो तो उसके साथ तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है, यही हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी ईएमआर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरप्रिटेशन ही पढ़ते हैं बस, जो कि इंटरप्रिटेशन होने के बाद इन चीजों में ये विभक्त होता है। एब्जॉर्प्शन भी दिखाता है, रिफ्लेक्शन भी दिखाता है, इमिशन भी दिखाता है, ट्रांसमिशन भी दिखाता है, स्कैटरिंग भी दिखाता है। बट हमें सबको यहां पर नहीं पढ़ना,
हमें सबको यहाँ पर नहीं पढ़ना, कुछ ही पॉइंट्स मेनली है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वो है हमारा एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग। ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब EMR मैटर के साथ इंटरप्रिटेशन होता है इसका, तो हमारा एब्जॉर्प्शन मिलता है, तो ये होगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन होगा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैटर होगा तो वो स्कैटर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन्हीं तीनों के बारे में मेनली पढ़ना है और बाकी हमको नहीं पढ़ना। तो यहां पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, on the basis of interpretation, there are three types of spectroscopy mainly. There are mainly three types of spectroscopy. मतलब तीन ही प्रकार के मेनली हमें पढ़ना है। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फर्स्ट लिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड है हमारा कौन सा? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, नोट कर लीजिए, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर इमिशन, आफ्टर इट ट्रांसमिशन। नोट कीजिए फटाफट से। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट हमारा होगा, फिर हम पढ़ेंगे इमिशन, फिर ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन, लेकिन आज के पूरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। हो सकता है अगले लेक्चर में भी एब्जॉर्प्शन के कुछ टॉपिक्स चले, तो ये डिपेंड करता है कि ये, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और ये मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। डिटेल में अगर नहीं समझोगे तो आपको कम समझ में आएगा। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि जो आपके सिलेबस में मेनली जो दिया गया छोटी छोटी हेडिंग्स वही आगे, मज़ा नहीं आने वाला। फिर देखिए, दो ही चीज़ होगा, या तो फिर पढ़ाई करो या तो फिर नंबर पाने के लिए आप पढ़ो। दो काम से एक ही काम होता है। आपको जो चूज करना है वो आप चूज करो, हमको जो चूज करना है हमने तो कर लिया है। हम पढ़ाएंगे तो विथ डिटेलिंग, ये तो फिक्स है। पढ़ाएंगे तो विथ डिटेलिंग, बिना डिटेल में पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो तब तक, मतलब छोटी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो, अगर वो उसके बारे में मालूम ही नहीं, अगर हम सिर्फ बता दें एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में बता दें कि इसमें डिजनरेटिंग स्टेट चाहिए होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। अब डिजनरेट के बाद आगे तो बहुत चीज़ें हैं, उसको बताया ही नहीं, क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं। इसलिए जब भी पढ़िए या फिर कोई भी चीज़ समझिए तो विथ डिटेलिंग, अकॉर्डिंग टू मी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार जानना चाहते हो। तो जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम होगी तब तक आप उसके बारे में नहीं जान सकते हो। मेन चीज़ यही है। तो हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें लिखेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट रिक्वायर्ड, मल्टी एनर्जी स्टेट रिक्वायर्ड। ठीक, अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट रिक्वायर्ड आखिर क्यों होता है? जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब प्रकाश आएगी, कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहेगा,
अब्जॉर्ब प्रकाश के एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, मतलब E इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो भी एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में है तो वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो मतलब एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तो जनरेटिंग नहीं रहता, डीजनरेटिंग रहता है। वो स्टेट डीजनरेटिंग स्टेट है, वो स्टेट डीजनरेट स्टेट है। तो जब प्रकाश आएगा वो प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा, तभी तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तभी तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर मान लो वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है तो क्या ऑब्जर्व करेगा? नहीं करेगा, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो एब्जॉर्प्शन कब संभव है? जब डीजनरेटिंग स्टेट होगी तभी। अब बात आई मल्टी एनर्जी। मल्टी एनर्जी से अभी हम आपको कंफर्म कराएंगे, अलग अलग एनर्जी यहां पर ली जाएगी। जितनी भी रेडिएशंस होती हैं सबकी एनर्जी चेंज होती है, आपको पता है। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रे की होती है। एनर्जी मतलब एनर्जी ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है तो गामा रे की बहुत ज्यादा, उससे कम एक्स रे। तो ये चीज आप समझिएगा कि एनर्जी मल्टी एनर्जी है, सबकी रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग है, और जो हमारे एटम्स होने चाहिए वो डीजनरेटिंग स्टेट में होने चाहिए, तभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी संभव है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन तभी संभव है जब नॉन डीजनरेटिंग स्टेट होगा, तभी। ठीक, इसमें क्या होने वाला है आपको? फर्स्ट आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। जो एनर्जी स्टेट है उसमें कौन कौन सा एनर्जी स्टेट पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। थर्ड रोटेशनल एनर्जी स्टेट, रोटेशनल एनर्जी स्टेट। एंड फोर्थ आएगा हमारा स्पिन एनर्जी स्टेट, स्पिन एनर्जी स्टेट। मतलब जो आप स्टेट रिक्वायर्ड होगा उसमें कौन कौन से स्टेट होंगे? अलग अलग एनर्जी के स्टेट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट अलग होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट अलग होगा, रोटेशनल एनर्जी स्टेट अलग होगा और स्पिन एनर्जी स्टेट अलग होगा। और सभी में दो स्टेट बनेंगे, एक ग्राउंड एक एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, और भी तो एक्साइटेड स्टेट होते हैं, बट हम बात करेंगे ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में भी दो स्टेट, ग्राउंड एक्साइटेड, इसमें भी दो ग्राउंड एक्साइटेड, इसमें भी दो ग्राउंड एक्साइटेड, ग्राउंड एक्साइटेड। तो ये सभी में एनर्जी डिफरेंट है, सभी में एनर्जी डिफरेंट। अभी हम आपको बताएंगे किस में एनर्जी ज्यादा है। सभी में पहली बात तो एनर्जी डिफरेंट है। जब हमारा एनर्जी डिफरेंट है, बात समझिएगा, एनर्जी डिफरेंट है तो ये हमारा मल्टी एनर्जी स्टेट हुआ। उसके पश्चात इसका हमारा ग्राउंड स्टेट चाहिए जो कि हमारा नॉन डिजनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट हुआ। बात समझ में आई? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में भी दो स्टेट होंगे, इसमें भी दो स्टेट, इसमें भी दो स्टेट, इसमें भी दो स्टेट, इसमें भी दो स्टेट। ये नीचे वाला ग्राउंड स्टेट, ऊपर वाला हमारा एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट दोनों में होगा, मतलब हर एक में ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये वाला स्टेट की हमें जरूरत होगी, ग्राउंड स्टेट। इसमें भी ग्राउंड, इसमें भी ग्राउंड, इसमें भी ग्राउंड, इसमें भी ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट होना चाहिए और मल्टी एनर्जी स्टेट की आवश्यकता होती है एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये चारों पॉइंट नोट कर लिए, बहुत अच्छे। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेलिंग में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, एनर्जी के आधार पर अगर हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताएं तो इसको ऑर्डर ऑफ एनर्जी जानने से पहले आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर एनर्जी ज्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ हमारा कम होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ठीक, अगर एनर्जी ज्यादा फ्रिक्वेंसी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम।
तो हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख लेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, एनर्जी का हमारा ऑर्डर क्या होता है। एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे, सबसे ज्यादा हमारी गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है। उससे कम एनर्जी हमारी एक्स रे की होती है। एक्स रे से कम होती है हमारी यूवीए, अल्ट्रावायलेट जिसे हम बोलेंगे यूवी, ठीक। इससे भी कम होती है हमारी विजिबल लाइट। इससे भी कम होती है हमारी इंफ्रारेड जिसे हम बोलेंगे IR। इससे भी कम होती है हमारी माइक्रोवेव की। उससे भी कम होती है हमारी रेडियो वेव की, उससे भी कम हमारी रेडियो वेव की। बात क्लियर हो रही है। सबसे ज्यादा गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। फिर से हमारे साथ बोलिए, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी, विजिबल, फिर हमारा IR, फिर हमारा माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इस प्रकार से एनर्जी सबकी ज्यादा इसकी है, तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा इसी की होगी, बट वेवलेंथ इसका सबसे कम होगा। तो ये हमने लिख दिया इसीलिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी ज्यादा तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा, फ्रिक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, ठीक। अच्छा, गामा रे कहां तक इफेक्ट करती है? जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट हो गया, सपोज दैट सोडियम हो गया। सोडियम पर अगर हम गामा रे प्रोड्यूस कराएं तो क्या उसके आउटर पार्ट तक ही वो खत्म हो जाएंगे, या उसके इनर्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे, या फिर वो न्यूक्लियस तक अफेक्ट करेंगे? कहां तक अफेक्ट करती है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा तक अफेक्ट कर सकती है, सही सी बात है। तो जो गामा रे होती है, इट अफेक्टेड कहां तक अफेक्ट करती है? यहां पर हम लिख देंगे इट अफेक्टेड सभी के लिए। ये किसको अफेक्ट करती है? न्यूक्लियस तक अफेक्ट करती है। कहां तक? न्यूक्लियस तक। एक्सरे जो होती है हमारी, एक्सरे ये इनर इलेक्ट्रॉन तक, क्योंकि उसकी से कम एनर्जी है, ये इनर इलेक्ट्रॉन मतलब बताया जा रहा है जैसे कोई भी, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन तक ये प्रभाव डालता है, बट ये एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये न्यूक्लियस तक प्रभाव डालता है। अल्ट्रावायलेट जो है, अल्ट्रावायलेट कहां तक प्रभाव डालता है? ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। अल्ट्रावायलेट कहां तक प्रभाव डालता है अपना? ये आउटर इलेक्ट्रॉन तक अपना प्रभाव डालता है, ये दोनों मिलकर के, विजिबल और अल्ट्रावायलेट दोनों में ये आउटर इलेक्ट्रॉन तक ही अपना प्रभाव डाल पाते हैं, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन तक ही अफेक्ट कर पाते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन तक ही अफेक्ट कर पाते हैं। बात आई इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड जो होते हैं ये वाइब्रेट मॉलिक्यूल, अगर इंफ्रारेड किसी भी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड मतलब IR लाइट डाल दी जाए, IR रे डाल दी जाए, तो वो उस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करा देता है, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है। तो ये क्या करता है? वाइब्रेट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना? अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उस पर हमने क्या किया? इंफ्रारेड डाल दिया, इंफ्रारेड की लाइट उस पर डाली, तो IR रे जब उस पर पड़ेगी तो वो मॉलिक्यूल हमारा कंपन करने लगेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है माइक्रोवेव, जिसमें माइक्रोवेव ये क्या करता है? उस मॉलिक्यूल को रोटेट करा देता है, उस मॉलिक्यूल को क्या करता है? रोटेट करा देता है। तो मॉलिक्यूलर रोटेशन ये बताता है, मॉलिक्यूलर रोटेशन, क्योंकि माइक्रोवेव जब पड़ती है तो मॉलिक्यूल को रोटेट करा देती है, उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं तो वो वाइब्रेट करा सके, सिर्फ इंफ्रारेड वाइब्रेट करा सकते, उसके पहले वाले तो सब महान बल्लेबाज है। बात आई रेडियो वेव की। रेडियो वेव में क्या होगा? रेडियो वेव न्यूक्लियर मोशन बताती है, न्यूक्लियर मोशन मतलब जब हम रेडियो वेव किसी पर डालते हैं तो वो स्पिन करने लगता है,
वो हमारा स्पिन करने, तो वो मतलब उसका न्यूक्लियस स्पिन करने लगता है। तो इसके आधार पर हम उन चारों के बारे में बात करेंगे। चारों कौन सा? स्टेट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, रोटेशनल एंड स्पिन एनर्जी स्टेट। तो सबके लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, एक बार ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, फिर हमारा एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये एक हमारा ग्राउंड स्टेट, ये हमारा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। फिर वाइब्रेशनल के लिए, वाइब्रेशनल के लिए एक एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट। इसके पश्चात रोटेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए भी हमारा एक एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट, ठीक। एंड फिर हमारा स्पिन के लिए, फाइनली स्पिन के लिए, इसके लिए भी एक स्टेट और एक ग्राउंड स्टेट, ठीक। तो आप यहां पर बात समझेंगे, हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक फॉर ई, तो इसे हम लिख देंगे E1 E2, ठीक। E1 क्या हमारा ग्राउंड स्टेट है, वो हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट। यहां पर हम लिख भी देते हैं, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। सब में नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। वाइब्रेशनल में हम क्या दिखाएंगे, V1 V2। रोटेशनल में आप R1 R2, आपकी इच्छा है X1 X2 दिखा सकते हो। ये स्पिन में हम क्या दिखाएंगे, S1 S2, ठीक, S1 S2। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होगा। इलेक्ट्रॉनिक में हमारा कौन सा यूज होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन अफेक्ट होते हैं, तो इसमें कौन सा यूज होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन जब अफेक्ट होते हैं, यूवी। तो इसमें हमारा यूज होगा कौन सा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल में कौन सा यूज होगा, ये बताओ। रोटेशनल में मतलब कौन सा इसमें रोटेट करा देता है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को कौन रोटेट करा देता है वो बताइए। रोटेट, मॉलिक्यूलर रोटेशन, माइक्रोवेव सॉरी वाइब्रेशनल की बात की जा रही है ना, वाइब्रेट कौन कराता है, रोटेशनल तो आगे पढ़ेंगे हम। वाइब्रेट कौन कराता है, इंफ्रारेड, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब समझ में आई कि हम किस में क्या पढ़ेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर बात है रोटेशनल की, कि कौन सा हमारा एनर्जी है, रे है, जो कि हमारा मॉलिक्यूल को रोटेट करा दे, वो हमारा माइक्रोवेव है। हम इसमें पढ़ेंगे हम किसके बारे में, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। फाइनली हमारा आता है स्पिन कौन कराता है, रेडियो वेव। ये देखेंगे, ये न्यूक्लियर मोशन या फिर न्यूक्लियर स्पिन इसके लिख सकते हो, न्यूक्लियर स्पिन, ये न्यूक्लियर को घुमा देता है। तो स्पिन किस में पढ़ोगे आप, ये न्यूक्लियर स्पिन होता है हमारे रेडियो में, रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। नोट कर लीजिए, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। नोट डाउन करिए फटाफट से, नोट डाउन करिए, बहुत बढ़िया। सो हेडिंग डालेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम पढ़ेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आखिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, हेडिंग डालेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियर, M फॉर मैग्नेटिक, R फॉर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी।
बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NANC, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम पढ़ते क्या है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर स्पिन, इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन के बारे में, जो कि आपका रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी था, ठीक, वही हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसमें लिखेंगे इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी we learn about हम किसके बारे में पढ़ते हैं? we learn about न्यूक्लियर स्पिन, और हम पढ़ते हैं कि कितने प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट है, ये भी पढ़ेंगे हम। मतलब हम पढ़ते तो हैं कि न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं, और हम ये भी पढ़ते हैं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियाई की बात की जाए मतलब प्रोटॉन, चार्ज तो उसमें पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। एंड यहां पर लिख लेंगे एंड और किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब समझ पा रहे हो ना? मतलब हम पढ़ेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ेंगे, और हम उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट है। तो नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसमें, नोट का पहला पॉइंट, जितने भी नोट्स आपको इसमें लिखाए जाएंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही ध्यान समझिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है भी बहुत सिंपल। लिखेंगे दैट न्यूक्लियाई विच हैव, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिसके लिए I की वैल्यू 0 हो। I क्या है आपको बताया जा रहा है, दैट न्यूक्लियाई विच हैव न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I इक्वल टू 0, मतलब न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हम क्या बोलेंगे? I। अगर किसी भी न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो, बस इतना बोला जा रहा है। अगर किसी न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो तो वो हमारा क्या होगा? स्पिन इनएक्टिव मतलब वो स्पिन नहीं करेगा, स्पिन इनएक्टिव, वो न्यूक्लियाई हमारा स्पिन इनएक्टिव होगा। अगर स्पिन इनएक्टिव हुआ तो NMR इनएक्टिव हो जाएगा, NMR इनएक्टिव। बात समझ में आई? अगर किसी भी न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है तो वो हमारा स्पिन इनएक्टिव होगा, मतलब वो स्पिन नहीं करेगा, वो हमारा स्पिन नहीं करेगा। बात समझ में आई? मतलब वो एक प्रकार से प्लस हाफ माइनस हाफ में अलग अलग नहीं टूटेगा, उसकी एनर्जी जो होगी समान होगी। यही इसके कहने का मतलब है कि दैट न्यूक्लियाई विच हैव न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0, अगर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जिसके लिए 0 है तो वो हमारा स्पिन इनएक्टिव होगा, और स्पिन इनएक्टिव है तो जनरली सी बात है NMR इनएक्टिव भी होगा। नोट का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नोट का सेकंड पॉइंट, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें I की वैल्यू 0 ना हो तो लिखेंगे दैट न्यूक्लियाई which have nuclear spin quantum number I does not equal to 0,
अगर ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए आई की वैल्यू 0 ना हो तो हमारा स्पिन एक्टिव होंगे, स्पिन एक्टिव अर्थात उसमें स्पिन होगा, उसके न्यूक्लियाई में स्पिन होगा। अगर स्पिन होगा तो वो हमारा एनएमआर भी एक्टिव होंगे, एनएमआर फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, एनएमआर एक्टिव। बात समझ में आई, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे अब क्या बताया जा रहा है कि इफ बोथ एटम, देखिए कहा क्या गया, ये तो समझा दिया गया किसी भी न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू 0 तो वो स्पिन इनएक्टिव होगा या फिर एनएमआर इनएक्टिव होगा। अगर आई की वैल्यू 0 नहीं तो वो एक्टिव होगा। भाई 0 नहीं है तो वो एक्टिव है, जब 0 हो गया तो कौन सा एक्टिव? इनएक्टिव हो गया। तो 0 किसके केस में होता है और नॉन 0 किसके केस में होता है, ये चीज पढ़ेंगे। मतलब 0 कब होगा, 0 कब होगा और नॉन 0 कब होगा तब बताएंगे। यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इफ बोथ एटॉमिक नंबर एंड मॉलिक्यूलर मास, किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास यदि इवन हो, ठीक, लिखेंगे इफ, ऐसे लिख लीजिए आप, फॉर एनी एलिमेंट। और याद रखिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास इवन रहे, इवन मतलब सम रहे, एंड एटॉमिक नंबर भी इवन रहे तो उसके लिए आई की वैल्यू 0 होगी। और आई की वैल्यू 0 होगी तो मतलब स्पिन एक्टिव, मतलब एनएमआर एक्टिव, सॉरी इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव एलिमेंट होगा। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? अगर कोई भी एलिमेंट है जिसके लिए हमारा एटॉमिक नंबर की भी वैल्यू 0, इवन एंड मॉलिक्यूलर मास की भी वैल्यू इवन, तो वो हमारा आई की वैल्यू 0 होगा, जिसे हम एनएमआर इनएक्टिव बोलेंगे या फिर स्पिन इनएक्टिव। वैसे जनरली देखे कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखो, जैसे मान लो 612 कार्बन, इसका देखो एटॉमिक नंबर 6 है और मॉलिक्यूलर मास 12 है, दोनों इवन है, तो इसके लिए हमारा आई की वैल्यू 0 होगी। बात करें ऑक्सीजन की, 8 16, एटॉमिक नंबर 8 है और मॉलिक्यूलर मास 16, दोनों इवन है, तो आई की वैल्यू 0। दोनों केस में हमारी आई की वैल्यू 0 हो रही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा? अगर इस प्रकार के एलिमेंट दिखाया जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि इसकी आई की वैल्यू 0। आई क्या बताता है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। आई की वैल्यू 0 तो स्पिन इनएक्टिव होगा, स्पिन इनएक्टिव हुआ तो एनएमआर इनएक्टिव होगा। दूसरी चीज, आई की वैल्यू 0 कब नहीं होगी? फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख लीजिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और इधर लिख लीजिए हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक। किसी भी एलिमेंट के लिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास ऑड है और ये भी ऑड है, ठीक, दोनों ऑड हो, पहली कंडीशन। इसमें दूसरी कंडीशन है ये वाला ऑड, ये वाला इवन हो। तीसरी कंडीशन, ये वाला इवन और ये वाला ऑड हो, तब के लिए आई डज नॉट इक्वल टू 0। ये याद रख लीजिएगा, आई डज नॉट इक्वल टू 0। ये टेबल याद रख लीजिएगा। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास दोनों ऑड हो गए या दोनों में से कोई एक ऑड हुआ तो उसके लिए आई की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब दोनों अगर इवन होंगे तभी आई की वैल्यू 0 होती है, या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों में से कोई एक ऑड हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा?
NMR एक्टिव, मतलब आई की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0, ये होगा NMR एक्टिव, NMR एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन की बात करें 7, 14, नाइट्रोजन में देख रहे हैं ना, क्या है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये जो कि ऑड हुआ, ये इवन हुआ, इसके लिए भी आई डज नॉट इक्वल टू 0। बात करें नाइट्रोजन 7, 15 की, इसके लिए भी आई डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ऑड हो गया। इसी प्रकार से और एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्लोरीन का देख सकते हो, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन 17, 35 दोनों ऑड हुआ, इसके लिए भी आई डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आई। हमने समझाया क्या, हमने बात किया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सबसे पहले तो हमने ये बात किया कि आई की वैल्यू 0 कब होगी, मतलब एक प्रकार से समझिए द न्यूक्लियाई विच हैव आई, जैसे समझ लिए कब होगी तो हम बाद में पढ़ेंगे। जिसके लिए आई की वैल्यू 0 होगी वो NMR इनएक्टिव होगा, मतलब स्पिन इनएक्टिव होगा। बात ठीक। अरे भाई वैल्यू 0 जब आई की तो उसमें स्पिन कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। अगर किसी भी एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 0 ना हुई, आई डज नॉट इक्वल टू 0, आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। आई की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई तो हमारा वो स्पिन एक्टिव और NMR एक्टिव होगा। बस इतना याद रखना, आई 0 नहीं है तो वो एक्टिव होगा, 0 है तो इनएक्टिव होगा। अब 0 कब होगा, जब एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास दोनों हमारा इवन हो तो हमारा आई की वैल्यू 0। जैसे एग्जांपल्स में आपको दिख रहे हैं कि हमने एग्जांपल में बताया कार्बन क्या और ऑक्सीजन का, देख रहे हैं दोनों इवन है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये आई की वैल्यू इक्वल टू 0, ये होगा हमारा NMR इनएक्टिव। बात करें फॉर एनी एलिमेंट के लिए, अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक नंबर 2 के दोनों ऑड हो गए या दोनों में से कोई एक ऑड हुआ तो वो हमारा होगा आई डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब NMR एक्टिव या फिर स्पिन एक्टिव। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने नाइट्रोजन दिखाया, फिर से नाइट्रोजन दिखाया जैसे 7, 14, 7, 15 एंड फिर हम क्लोरीन दिखाया 17 और 35। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बात क्लियर है, समझ में बात आई, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए। तो समझ में आया होगा इतना। तो आपको एक टॉपिक याद होगा मल्टीप्लिसिटी, जैसे वहां पर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर यस हुआ करता था तो उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, 2s+1। तो यहां पर क्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई है, तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी जिसे हम बोलेंगे पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट। जैसे वहां पर मल्टीप्लिसिटी कितनी होती थी, जब हमारा स्पिन क्वांटम नंबर हुआ था यस, तो उसमें मल्टीप्लिसिटी होती थी 2s+1। बट यहां पर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है आई, इसके लिए मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या होगी, 2i+1, 2i+1 याद रखिएगा। जहां पर आई क्या है, आई न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। अगर हमें निकालना हो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर या फिर पॉसिबल अलाउड स्टेट, अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाए उसका पूछा जाए पॉसिबल अलाउड स्टेट मतलब कितने स्पिन स्टेट पॉसिबल हैं इसके, पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, तो यहां से हम निकालेंगे 2i+1 से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल भी देखना चाहो 1h1 दे दिया गया, 1h1 दे दिया गया। अब सबके लिए आई की वैल्यू फिक्स होती है। अब ये मत पूछना आई का कोई फार्मूला होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए फिक्स होता है, ये जो आई है ये फिक्स है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। 1h1 के लिए कितना होता है, 1/2। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है 1h1 के लिए 1/2।
ठीक, चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि जब i की वैल्यू 1/2 है, i की वैल्यू हमारी 1/2 है, तो 2i + 1 कितना हो जाएगा, 2i + 1 कितना होगा, 2 × हाफ + 1 = ये तो कट गया 2। इसमें अलाउड स्पिन स्टेट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। इसमें जो अलाउड पॉसिबल स्पिन स्टेट हैं वो 2 है, +½ -½ कितने, +½ -½ ठीक। तो इसको हम एक टेबल बना देते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के लिए बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वो लोग अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टेबल है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछे जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले डालेंगे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, या फिर यहाँ पर एलिमेंट लिख सकते हो, एलिमेंट। फिर हम वैल्यू निकालेंगे i की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, यहाँ पर निकालेंगे हम 2i + 1 ठीक, 2i + 1। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एलिमेंट में हमारा 1h1 हो गया, 1h1 हो गया, i की वैल्यू ½ होती है, 2i + 1 निकालेंगे तो 2 × ½ + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना आया, 2। कितना आया, 2। अगर हम बात करें 1h2 की, बात करें हम 1h2 की, इधर देखिए 1h2, इसके लिए भी मल्टीप्लिसिटी जो होती है 1 होती, वो सारी मल्टीप्लिसिटी क्या रहे हैं, i की वैल्यू 1 होती है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है 1h2 के लिए। तो इसके लिए रखेंगे 2 × 1 + 1 बराबर 2 + 1 = हमारा कितना आ जाएगा, 3। अगर और एलिमेंट ले, और एलिमेंट जैसे C612, C612, इसका i की वैल्यू क्या होती है, 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि इसका दोनों के दोनों हमारे क्या है, इवन है, 2 के दोनों हमारे इवन है। इसमें देख रहे थे किसी में भी 2 के दोनों ऑड थे, इसमें एक ऑड था एक इवन था, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। इसमें देखो 2 के दोनों इवन है, इसलिए इसकी वैल्यू 0। 2i + 1 भी हमारा 0 ठीक, सॉरी 0 कहाँ होगा, 2 × i की वैल्यू 0 + 1 बराबर कितना हो गया, 1, और यह हमारा 1 ठीक। इसकी वैल्यू है हमारी 1, क्योंकि i की वैल्यू 0 है ना, i की वैल्यू 0, ना कि 2i + 1 की वैल्यू 0, ऐसा तो है नहीं। i की जगह आप 0 रखोगे, बचेगा 1, तो बचा हमारा ठीक। C612। 7n15 की बात करें, 7n15 की, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, 2i + 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 × 2 + 1 कितना आया, 3 आया ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा 16O8, मतलब O8 16, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी हमारी आएगी 1, क्योंकि 2 के दोनों हमारे इवन है ना। जब 2 के दोनों इवन है तो जस्ट बात यही है, 2i + 1 हम निकाल रहे हैं, कि वैल्यू 0 रखिए, +1 बचेगा। 8O16 हो गया। 8O17 की बात करें, 8O17 में होता है 5/2, इसकी वैल्यू आती है 5/2। इसमें वैल्यू रखेंगे 5/2 × 2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 5 + 1 मतलब आएगा ये 6, ये आएगा हमारा 6। और बात करें F919 की, F919 की, इसकी वैल्यू आती है हमारी ½ जब इसकी वैल्यू ½ तो इसकी वैल्यू भी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2। बात तो सही है ना, ऊपर भी तो हमारा ½ आया था, 2 हुआ था, तो वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। P1531 की बात करें, फास्फोरस 1531 की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी ½ जब इसकी वैल्यू भी ½ तो इसका भी मल्टीप्लिसिटी या फिर अलाउड पॉसिबल स्पिन स्टेट हमारा 2 होगा। बात आती हमारी क्लोरीन 1735 1735, इसकी वैल्यू आती है हमारी 3/2। आप वैल्यू रखेंगे 3/2 × 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना 3 + 1 मतलब
4। ये टेबल छोटा सा टेबल है जो कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। समझ में बात आई? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए नोट का पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट। ये चीजें तो समझ में आ गई ना, ये तो बहुत सिंपल थी बिल्कुल। नोट का पहला पॉइंट कह रहा है इफ नो एनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए न्यूक्लियाई, यदि किसी न्यूक्लियाई पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो, ऑल पॉसिबल स्पिन स्टेट विल हैव सेम एनर्जी, सभी के पास सेम एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी उनकी चेंज नहीं होगी, एनर्जी उनकी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास कुछ 20 न्यूक्लियाई है, 20 न्यूक्लियाई हैं, तो उसमें अगर देखना होगा तो 10-10 अलग अलग एनर्जी, जैसे 10 प्लस हाफ हो जाएंगे, माइनस हाफ हो जाएंगे, एनर्जी चेंज नहीं होगी उनकी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है इफ नो एनी मैग्नेटिक फील्ड, नो एनी मैग्नेटिक फील्ड, इफ नो एनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए न्यूक्लियाई, applied on a nuclei, on a nuclei, all possible spin state, all possible spin state will have same energy, will have same energy। बात समझ में आई कि अगर किसी भी न्यूक्लियाई पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई न किया जाए तो उन जितने भी न्यूक्लियाई होंगे सबके पास एनर्जी सेम होगी, सबके पास एनर्जी सेम होगी, मतलब एनर्जी में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। जितनी इसके पास एनर्जी उतनी इनके पास, उतनी इनके पास, उतनी इनके पास। अगर मान लो कोई 4 भागों में डिवाइड हो रहा है, मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी 4 आ रही है, तो उनकी जो एनर्जी होगी चारों की एनर्जी सिमिलर होगी। मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है तो 2 के दोनों की एनर्जी सिमिलर होगी। 6 आ रही है, जैसे इसके देखो 6 आ रही थी, इसकी भी एनर्जी सिमिलर थी। 3 आ रही है, 3 को तीनों की एनर्जी सिमिलर थी, 3 की तीनों की एनर्जी सिमिलर थी, सिमिलर होगी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, बस यही बोला जा रहा है। बात सही है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो उसकी एनर्जी सिमिलर होगी। चलो अब देखते हैं इसका छोटा सा एग्जांपल अगर देख लिया जाए। ऊपर जैसे सीलिंग फैन लगा है, सीलिंग फैन को अगर हम घुमाने की कोशिश करें हाथ से, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम उसमें नहीं दे रहे हैं, ना तो विद्युत प्रवाह नहीं कर रहे हैं, हमें अपने हाथ से उसको घुमाना है। मान लो 2 सीलिंग फैन है इस रूम में, मान लो, तो 2 के दोनों को अगर हमें घुमाना हुआ तो हमें सिमिलर एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी उतनी स्पीड से घूमेंगे। बट अगर वहीं पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे फिर भी क्या सिमिलर एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी ना। जैसे जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसमें थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे तो वो तेजी तेजी घूम रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको पहले आप, जैसे मान लो ऐसे फैन तो एक ही तरफ घूमता है, देखो जैसे मान लो आप किसी को एक तरफ क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो, सिमिलर एनर्जी में घुमा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए नहीं हो, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो नहीं रहा है। जितनी एनर्जी से आप इस तरफ रोटेट कराओगे उतनी एनर्जी से आप इस तरफ भी रोटेट कराओगे, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं, घूमता है फैन आराम से, आप लोग किए भी हो। लेकिन वहीं पर आप चालू कर दीजिए फिर घुमाने की कोशिश कीजिए, हालांकि आप रिस्क ना लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिए आप चालू कर दीजिए, मतलब स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे जब फैन घूमना स्टार्ट करेगा तो फैन के डायरेक्शन में आपको घुमाने के लिए एनर्जी बहुत कम लगेगी। लेकिन अगर फैन आपका चल रहा है, फैन तो सिमिलर डायरेक्शन में ही चलेगा, सबका सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए क्या आपको सिमिलर एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको आप पहले रोकना पड़ेगा। वो मान लो ऐसे घुमा रहा है, आपको रोकना पड़ेगा इधर से ऐसे, जब से रुकेगा, रुकने के बाद उसको उल्टा चलाना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी किस में ज्यादा हुई, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में एनर्जी कम होती है, तो वो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एनर्जी चेंज होती है। बात समझ में आई? नहीं अप्लाई करते तो नहीं होती। तो लिखेंगे इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ऑन ए न्यूक्लियाई, ऑन ए
न्यूक्लियाई, किसी न्यूक्लियाई पर, तो एनर्जी विल बी डिफरेंट, एनर्जी हमारी चेंज होती है, एनर्जी विल बी डिफरेंट, एनर्जी विल बी डिफरेंट, एनर्जी हमारी चेंज हो जाती है। कैसे? अब यहां पर देखिएगा, जैसे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर दिखाना चाहें 1H1 का, 1H1 का, 1H1 में होगा क्या, I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू हाफ होती है, एंड I 2I+1 क्या हो जाएगा, 2I+1 की वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा 2। जब 2 होता है तो ये दो भागों में बढ़ता है, प्लस का हाफ एंड माइनस का हाफ। अब ये मत सोचिएगा प्लस हाफ माइनस हाफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दो पॉसिबल स्टेट है, एक पॉसिबल स्टेट प्लस का हाफ, दूसरा पॉसिबल स्टेट माइनस हाफ। अरे भाई रोटेशन पढ़ रहे हो आप, स्पिन पढ़ रहे हो, स्पिन पढ़ रहे हो, मतलब दो पॉसिबल स्टेट, एक तो प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, 4 पॉसिबल स्टेट, दो प्लस में होंगे, 2 माइनस में होंगे, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। ठीक, इस प्रकार से ये टूटते हैं। मान लो ये न्यूक्लियाई था हमारा, मान लो ये हमारा न्यूक्लियाई था जिसको हम घुमा रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन में ऐसे ही होता है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई ये हमने बनाया, ये ऐसा हमने आपको दिखाने के लिए बताया कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दूसरा न्यूक्लियाई हो गया, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियाई, ये जिसे ये मान लो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, ये हमारा कहे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो प्लस का हाफ रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का हाफ रोटेट करेगा, माइनस का हाफ। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का हाफ। बात सही है, बात सही है। चलो, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, दोनों न्यूक्लियाई में मैग्नेटिक फील्ड दिया, मान लिया अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया ये क्लॉकवाइज में चला गया, क्लॉकवाइज के इन डायरेक्शन में है, आप किसी के भी इन डायरेक्शन में दे सकते हो। मान लो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर आप दे रहे हो, जिसके डायरेक्शन में आप दोगे, मतलब जिसके डायरेक्शन में आप दोगे मैग्नेटिक फील्ड, उधर आपकी एनर्जी कम लगेगी, अदरवाइज ज्यादा लगेगी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज है इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया क्लॉकवाइज में ही। ठीक, तो एक में अगर क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसके डायरेक्शन में है तो इसके वाले जस्ट विपरीत डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट द डायरेक्शन, अपोज द डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो हमने बताया जब डायरेक्शन, जैसे सीलिंग फैन आप घुमा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड देने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज ही, आप घुमा भी रहे हो क्लॉकवाइज, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब आप जब एक को क्लॉकवाइज तो घूमेगा नहीं, एक ही, दो लगे हैं दोनों क्लॉकवाइज में घूमेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से वो भी क्लॉकवाइज, लेकिन आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसकी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी, और इसकी एनर्जी लो होती है, लो एनर्जी। नोट कर लीजिए, लो एनर्जी। बात समझ में आई होगी आपको, क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होगा, नोट करिए फटाफट से। क्लियर है? हटाएं, बहुत बढ़िया। मतलब अगर हम बात करें, मान लो 1H1 की ही बात करें, 1H1 की ही बात करो, I की वैल्यू होती है हाफ एंड 2I+1 की वैल्यू होती है 2, आपको अभी भी दिखा दिया गया। ठीक, अगर हम इसे ग्राफ के रूप में समझें, किसके रूप में? ग्राफ के रूप में समझें। मान लो ये एनर्जी हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा एनर्जी ई है, एनर्जी ई है। जब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, इधर हमारा एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दो चीजें आप वहां पर पाए थे ना, जब मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट था तो एनर्जी सेम था, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया तो एनर्जी हमारी डिफरेंट हो गई। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ, वही हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं ताकि ग्राफ देखने के बाद आपको समझ में आ जाए। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट था, तो देखेंगे दो के दोनों, चाहे वो प्लस हाफ रहे हो चाहे वो माइनस हाफ रहे, दोनों की एनर्जी हमारी सिमिलर थी। ये हमारा एनर्जी का ग्राफ है। ये देखो एनर्जी ऊपर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों बराबर में है, प्लस हाफ माइनस हाफ, जब एनर्जी हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो देखेंगे दो स्टेट में डिवाइड हो रहा है, दो स्टेट में ये डिवाइड हो रहा है एनर्जी स्टेट में, एक हाई एनर्जी स्टेट, एक लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट किसका होगा? हमने अभी भी देखा, जो पॉजिटिव था, जो क्लॉकवाइज था, उसका लो एनर्जी स्टेट होता है, मतलब प्लस का हाफ, प्लस का हाफ, और इस इधर चलेगा माइनस का हाफ। इसका हमारा लो एनर्जी स्टेट अर्थात नीचे दिखा गया, और ये हमारा हाई एनर्जी स्टेट, जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो एक्साइटेड स्टेट में, जिसके पास एनर्जी कम वो हमारा किसमें? ग्राउंड स्टेट में। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो से हम बोलते हैं डेल्टा ई एनर्जी, और डेल्टा ई एनर्जी इसको दे दी जाती है, हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। कोई भी यहाँ पर अगर पार्टिकल होगा, कोई भी एटम होगा, इसकी वैल्यू आती है एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि लाइट ही तो आप दोगे, लाइट दोगे तो उसके फोटान को एब्जॉर्ब करके ये यहाँ तक पहुंचेगा। इसी प्रकार इसका ग्राफ देख ले, क्लोरीन का ग्राफ देखें, किसका? क्लोरीन का। ये देखो ग्राफ देख लें हम, क्लोरीन 17 और 35। ये समझ में आया ना? ये बात तो क्लियर हुई ना? ये बात समझ में आया ना? चलिए अब क्लोरीन का देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का भी दिखाना चाहें, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ये इससे अंतर है इसमें, मतलब समझने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो हमने जाना था कि क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बढ़े, डायरेक्शन में हमारा क्लॉकवाइज में था, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा डायरेक्शन नहीं था, मतलब बी नॉट आप इधर दे रहे थे, उधर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज हमारा दूसरे डायरेक्शन में था। ये चीज सब बात समझ में आई ना? ये चीज है कि आप जिधर बी नॉट दे रहे थे, बी नॉट हम बताएं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिधर अप्लाई करोगे, जैसे फैन आप घुमा रहे हो, एनर्जी कम किस में लगेगी? क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज के ही डायरेक्शन में तो आप मैग्नेटिक फील्ड दिए थे, क्लॉकवाइज के ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिए थे, जो लिखे थे वही इसमें ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। क्लोरीन के लिए देखेंगे, क्लोरीन के लिए क्या होता है? आई की वैल्यू 3/2 एंड 2i+1 कितना होता है इसमें? इक्वल टू 4। और ये जो डिवाइड होता है, मतलब 4 पॉसिबल स्टेट इसमें मिलते हैं क्लोरीन में, 4 पॉसिबल स्टेट मिलते हैं। कौन कौन से? प्लस का 3/2, प्लस का 1/2 और माइनस का 3/2, माइनस का 1/2। ये 4 पॉसिबल स्टेट मिलते हैं। मतलब क्लोरीन में देखेंगे 2i+1 मतलब मल्टीप्लिसिटी 4 है, मतलब 4 अलाउड पॉसिबल स्टेट है क्लोरीन में। प्लस का 3/2, प्लस का हाफ, माइनस 3/2, माइनस का हाफ, ये 4 पॉसिबल स्टेट मिलते हैं। इसमें भी अगर हम ग्राफ की सहायता से दिखाना चाहें तो ग्राफ में देखेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर है हमारा अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इधर हमारा प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंस था, मतलब अब्सेंट था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो 4 के चारों हमारे, चाहे वो प्लस का 3/2 रहा हो, चाहे प्लस का हाफ रहा हो, माइनस का हाफ रहा हो, माइनस का 3/2 रहा हो, 4 के चारों एक ही, जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आगे पीछे नहीं लिख सकते, जो भी इधर ग्राफ बना रहे हैं वो फिक्स होता है। तो ये हमारा सेम एनर्जी पे दिख रहा है कि नहीं? क्या कोई ऊपर नीचे एनर्जी है, कम ज्यादा है? नहीं है। लेकिन जैसे हम एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड को दिए, मैग्नेटिक फील्ड को दिए, ये 4 के चारों अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग एनर्जी स्टेट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, कैसे?
ये ऐसे सबसे नीचे हमारा होता है प्लस का 3/2, इसके ऊपर होता है हमारा प्लस का हाफ, इसके ऊपर होता है हमारा माइनस का हाफ, इसके ऊपर माइनस का 3/2। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टेट हमारा देखा गया था माइनस का 3/2, उससे कम माइनस हाफ, उससे कम प्लस हाफ, उससे कम प्लस 3/2। सबसे कम एनर्जी स्टेट हमारा यही था प्लस का 3/2। इसमें अगर देखेंगे B0 अगर हम इधर दे रहे थे, B0 इधर दे रहे थे तो प्लस का हाफ भी इधर था, माइनस का हाफ इसके इनवर्स में था, एंड प्लस का 3/2 भी इधर था, माइनस का 3/2 इधर था। इसका मतलब समझिए जिधर आप फील्ड का डायरेक्शन दे रहे थे उधर क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट में। तो ये हमारा ग्राफ बना, ये हमारा ग्राफ बना। इधर एक चीज आपकी आती है एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एनएमआर, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन एमआर, ये इधर समझा देते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ये इसको हटा देते हैं, उसके पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए फिर हम बताएं इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे पहले कौन सा लिखना है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डालेंगे एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप किसी भी ग्राउंड स्टेट में रहने वाले किसी भी एलिमेंट पर, एटम पर आप एनर्जी देते हो, पर्याप्त एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। जैसे उसकी स्पिन अगर प्लस में रहेगी तो वो माइनस में हो जाएगी, बस इतना ही है। तो यहां पर लिखेंगे when a sufficient energy is applied, sufficient energy अप्लाई की जाती है, applied at the atom in ground state, तो क्या होता है, it will arrive या अचीव, ये प्राप्त कर लेता है, अचीव इट्स एक्साइटेड स्टेट। ये जरूरी है कि आप उतना सफिशिएंट एनर्जी ही दीजिए, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा भी दे दीजिए तो न हो जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा देंगे तब दूसरा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उस सबके लिए एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही दोगे तभी वो लेगा, बस। ठीक, इट्स एक्साइटेड स्टेट एंड चेंज इट्स स्पिन, इसकी स्पिन चेंज हो जाती है। यही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ये तो सब कुछ जानते हो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसको आप एनर्जी दोगे वो हमारा चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्चुअली वो एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं रहा, कूद के जा नहीं रहा, अगर समझेंगे वो अपना स्टेट स्पिन चेंज कर ले रहा है। होता तो है, मतलब समझिएगा, जाता तो है, लेकिन बहुत 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 सूक्ष्म होता है, जिसके कारण आप ऐसा नहीं बता सकते कि कूद के जंप करा है, नहीं, वो अपना स्पिन चेंज कर लेता है, इतना बारीक है। जैसे प्लस हाफ है तो वो माइनस हाफ में हो जाता है, तो जब माइनस हाफ में हो जाता है तो हम जान जाते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में है। इसे कहने का मतलब ये है, मान लो अगर ये रहा हो हमारा प्लस हाफ, ये रहा माइनस हाफ, कोई हमारा इधर है एटम, जो कि हमारा देख रहे हैं स्पिन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्पिन है। लेकिन अगर हम इसे सफिशिएंट एनर्जी दे दें, इसे हम सफिशिएंट एनर्जी मान लो डेल्टा ई दे दें, क्योंकि इसके बीच की एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा ई एनर्जी इसको दे रहे हैं, डेल्टा एनर्जी इसको दे रहे हैं, तो डेल्टा एनर्जी पाने के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसकी डायरेक्शन मतलब स्पिन चेंज हो जाती है, इसकी स्पिन चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता, इसकी स्पिन चेंज, ये माइनस हाफ प्लस हाफ, देख पा रहे हैं ना, प्लस हाफ का था ये चला गया माइनस हाफ, मतलब नीचे की ओर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ऊपर की ही ओर रहेगा, ये इधर कूद के जाएगा, इसे इधर से बैठ जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, स्पिन चेंज हो जाती है इसकी, बात यही थी, सिर्फ नोट कर लीजिए।
तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं @union classes, वहां पर आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। तो अगर आपको नोट्स भी पाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, आप जाकर नोट्स फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।